एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th का वही लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप का आज हम पॉइंट 1 सब पार्ट करने वाले हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। बड़े ध्यान से समझेंगे, यही वो टॉपिक है जो कोरिलेट होगा हमारी पास्ट नॉलेज के साथ। तो इसमें सबसे पहले यही बोला गया है कि क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से आ रहा है। वैसे ये नेशनलिज्म का हमें एक एक्सप्रेशन या एक आइडिया या एक व्यू पॉइंट या नोशन, तो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो हमें कहाँ से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब थी, ईयर 1789। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुक ने मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी ये इवैल्यूएशन के लिए आ सकता है। तो उस टाइम क्या था कि फ्रांस जो था एक ऐसी टेरिटोरियल स्टेट थी जिसके ऊपर किसका रूल चलता था, एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूरी तरह से रूल कौन कर रहा था वहाँ पे, किंग रूल कर रहा था। और किंग कौन था उस टाइम, लुइस 16। किंग कौन था, लुइस 16। अब क्या हुआ, जब रेवोल्यूशन आई, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कोई रेवोल्यूशन आती है, तो वो क्या लेके आता है, चेंज लेके आता है या ट्रांसफर ऑफ पावर लेके आता है। आप इसको किसी भी फॉर्म में समझ सकते हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो जब रिवॉल्ट हुआ तो पावर का ट्रांसफर हुआ, तो मोनार्की के हाथ से पावर लेके किनके पास चली गई, सिटीजन्स के पास। कौन से सिटीजन्स थे वो, फ्रेंच सिटीजन्स। ये रिवॉल्ट करने का मतलब ही यही था कि राजा, आपको पता है 9th क्लास रिकॉल करो कि क्या हो रहा था, लुइस 16 टैक्सेस इंक्रीज करना चाहते थे। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, प्रिविलेजेस सारी वो इंजॉय करता था। तो उस केस में क्या था कि सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, थर्ड एस्टेट के ऊपर। तो पावर सारी सिटीजन्स के पास आ गई। अब क्या हुआ कि ये चीज कैसे हुई, थ्रू रेवोल्यूशन, थ्रू रिवॉल्ट। रिवॉल्ट करने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, फ्रेंच को एक नेशन बना लिया। जब मैं वर्ड नेशन बात कर रही हूँ तो आप इसको एग्जाम्पल समझ के चलो, जैसे कि इंडिया है ना। और जब मैं बात कर रही हूँ वर्ड नेशनलिज्म की, जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी या आपकी फीलिंग्स क्या हैं फॉर इंडिया, हमारी पेट्रियाटिक फीलिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नेशन बना और फ्रांस की जो है डेस्टिनी सिक्योर हो गई। इसी चीज़ का एग्जाम्पल बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पहली पिक्चर है, जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है, वो क्या डिपिक्ट कर रही है, हमें बेस्टाइल को, हमें क्या डिपिक्ट, ये बेस्टाइल को डिपिक्ट कर रही है। तो बेस्टाइल को आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसको डिमोलिश कर दिया गया था, इसको घेर दिया गया था बाय द पीपल। तो वो क्यों घेरा गया था, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता था एक डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब वो डेस्पोटिक पावर क्या है कि मेरा दिल कर रहा है उठा के इसको जेल में फेंक दूं तो मैं फेंक दूं। अच्छा, तूने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो अब तेरी खैर नहीं, चल बेटा जेल में, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कोई कोर्ट नहीं, किंग ही केस है, किंग ही कोर्ट है, किंग ही जज है। उसका दिल में आया उठा के उसको जेल में डाल देना है। तो इसीलिए बेस्टाइल को तोड़ा गया था, राजा को ये बताने के लिए कि हेलो, अब हम और ज्यादा आपकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, बस खत्म। तुम्हें पता नहीं, हम थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और हमें समझ आ गई है कि देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ गवर्निंग द कंट्री। अब फ्रांस में जब हमने 9th में ख़त्म किया था तो हमने पढ़ा था उस टाइम नेपोलियन की एंट्री हो चुकी थी। आपके यहाँ पे 10th में आके नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है वो भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड में आते हैं। एक यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है, देखो, कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये वर्ड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बन जाते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कैसे हुई, क्या मेजर्स यूज़ किए गए, या किन कारणों से हम लोग अपने कॉमन आइडेंटिटी को जो है वो इंकलकेट कर सकते हैं लोगों के अंदर। तो फ्रांस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो फ्रांस में कैसे कॉमन आइडेंटिटी को, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली इस टाइम हम फ्रांस के बारे में ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी कैसे इंकलकेट की। तो ये एक वर्ड उन्होंने यूज किया, कॉमन ला
पैट्री मीन्स द फादरलैंड, मतलब उनके लिए, फ्रांस वालों के लिए उनकी लैंड क्या है, फ्रांस के लिए उनकी लैंड क्या है, उनके पापा। और हमारे लिए हमारी लैंड क्या है, हमारी मम्मा, है ना। तो उन्होंने एक कॉमन वर्ड दिया। अब जैसे हमें बताया जाता था, हमारे जब नेशनलिज्म था इंडिया में, या किसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, भारत माता के लिए, तो ऐसे उनको बताया जाता था कि हम फ्रेंच पापा के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनके लिए एक रहना है। एक तो पॉइंट आपका ये बनेगा कि इनमें, फ्रांस में कलेक्टिव जो इनकी आइडेंटिटी है वो लोगों में कैसे इंकलकेट की कि हम सब एक हैं, एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, कॉमन बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये हुआ। इसी का ही सब पार्ट है ली सिटियोयन, यानी कि अब कोई सर मैडम नहीं है, सारे के सारे यहाँ के क्या हैं, सिटीजन्स हैं। और ये क्यों किया गया था, ताकि हम अपने आप को एक समझें, नोशन, व्यू पॉइंट किस चीज़ का, यूनाइटेड फ्रांस बनाने का, ताकि यहाँ पे बताया जाए कि सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। और किसके अंडर मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अब फ्रांस को चलाने के लिए ना राजा की जरूरत नहीं है, उठा के फेंक दिया हमने राजा को, जिसको वो अपना समझता था फ्रांस को। फ्रांस में अब राजा नहीं चलेगा, अब लोगों का रूल चलेगा। और लोग किसके लिए यूनाइटेड हुए, पापा के सेक के लिए, कि भाई पापा के साथ रहना है, इसलिए हमने एक साथ होना है। और यहाँ पे भी कि तुम कोई फर्स्ट सिटीजन नहीं हो, तुम कोई सेकेंड एस्टेट के नहीं हो, तुम नोबल नहीं हो, तुम क्लर्जी नहीं हो, ऐसे नहीं माना जाएगा। अब तुम सब क्या हो, तुम सब के सब सिटीजन्स हो। और उसमें भी इनमें लड़ाई ना हो, लोग आपस में कॉमनली एक साथ रहें, तो इनको इक्वल राइट्स देने सबको। अब एस्टेट वगैरह सब खत्म कर दिया, खत्म हो गया उसका रूल। इसके बाद अब हम लोग भी हैं इंडिया में, तो हमें भी उस टाइम जब वंदे मातरम हमारा सॉन्ग आता था, तो हम क्या लेके चलते थे, अपना फ्लैग। देखो जब हम इंडिया के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, इसलिए क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर ही है। तो यहाँ फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस के लोग भी अपने आप को कैसे कनेक्टेड फील करेंगे, सेकंड पॉइंट ये आपका यहाँ पे लेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, इसको पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे। ये सेकंड पॉइंट ये है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए क्या है, फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर का। अब कोई झंडा लहराएगा तो पता लगेगा, हाँ जी ये मेरे देश का झंडा है, मैंने तो इसके पास जाके खड़े होना है। ओके, और उसने किसको रिप्लेस किया था, वो जो लुई 16 बर्बन डायनेस्टी, उनका जो स्टैंडर्ड वाला, रॉयल स्टैंडर्ड वाला फ्लैग था, उसको उठा के हटा दिया गया और उसकी जगह एक कॉमन फ्लैग ले आए, जिसके साथ हर कोई अपने आप को रिलेटेड समझेगा। अब फ्रांस में एक और चीज थी जिसके साथ लोगों को कनेक्ट कर दिया गया। क्या किया उन्होंने, जर्नल, स्टेट जर्नल को इलेक्ट कर लिया। अब ये क्या थी, इलेक्टेड बॉडी थी जिसको एक्टिव सिटीजन्स, हम उसमें करके आए एक्टिव पैसिव सिटीजन्स, उन्होंने इसको इलेक्ट किया और इसका नाम बदल दिया, स्टेट जर्नल को क्या दे दिया इन्होंने, नेशनल असेंबली। देन फोर्थ पॉइंट क्या है कि कुछ हाइम्स कंपोज किए गए, कुछ गाने ऐसे जो कि इन द नेम ऑफ नेशन थे, जैसे कि हम लोग भी बोले मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। मैं तो कनेक्ट हो गई भारत के साथ, आप भी होगे। बहुत सारे गाने ऐसे, ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम, तो हम अपने देश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं भी, आज तो कुछ करके दिखाना, हमने कंट्री के साथ लॉयल रह के दिखाना है। तो गानों का, हाइम्स का, पोम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। इसीलिए फ्रांस ने चौथा काम क्या किया, लोगों को कलेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए, कि ऐसे हाइम्स बना दिया, ऐसे कंपोज कर दिए, ओथ्स ले आए जिसमें कि वो देश की बढ़ाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द नेशन के नाम पे, फ्रांस के नाम पे, कि बहुत बड़ा देश है, फ्रांस के नाम पे उन्होंने उस चीज़ को बोलना शुरू करा। फिर एक और सिस्टम, फिफ्थ पॉइंट, इनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसी आई कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया। अब पहले क्या था कि एक एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट थी, वो अर्बन एरियाज में रहती थी। जो विलेज एरिया थे, कंट्री साइड्स थे, वहाँ पे चर्च पीपल ज़्यादा कंट्रोल करते थे, तो नोबेल कंट्रोल करते थे, फ्यूडल सिस्टम था। अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि सबके ऊपर, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, सबकी सेम होती है ना, तो यही है यूनिफॉर्म लॉ, यानी सबके लिए सेम लॉ। किनके लिए, जितने भी फ्रांस के सिटीजन्स हैं जो उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ताकि सब में एक ये फीलिंग आए कि देखो हम सब सेम है, मुझसे कोई ऊपर नहीं है, मुझसे कोई नीचे नहीं है। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो सब सेम है, सबके ऊपर यूनिफॉर्म लॉ है
और लॉ कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सबके ऊपर एक ही लॉ इंप्लीमेंट होना है, एक ही सजा है जो एक कॉमन ऑफेंस हम लोग करने वाले हैं। फिर अगला स्टेप क्या आया? वैसे तो देखो आपको 5 पॉइंट ही रिक्वायर्ड है अपने पेपर के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर फिर भी फॉर सेफ्टी सेक्स हमारे पास थोड़े से और पॉइंट्स होने चाहिए। अब आगे हमारा 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इंटरनल कस्टम ट्रेडिशन, ड्यूटीज, ड्यूज, ये क्या है? हमारे टैक्स थे। और कौन हम पे लगा रहा था ये उस टाइम? इनके ऊपर फ्रांस पे, हम पे तो नहीं लगा रहा था। क्या है, फ्रांस पे कौन लगा रहा था? वो लुई 16। तो वो सब जो है खत्म कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया। उसकी जगह फिर से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आ गया। और ये हमने लास्ट में पढ़ा था 9th क्लास में, वेट्स एंड मेजर्स। ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय नेपोलियन। और फिर इन्होंने रीजनल, नेक्स्ट 7th पॉइंट में इसको कंसिडर करूंगी कि इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को भी खत्म करके किसको बना दिया एक लैंग्वेज? फ्रेंच को बना दिया मेन लैंग्वेज, जो कि स्पोकन और रिटन में काम आए, ताकि लोगों के भाषा का जो एक कॉमन होनी चाहिए। देखो अब हिंदी है, ऐसे तो हिंदी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पर सॉरी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है बहुत सारे रीजन्स की। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, हम मोस्टली कन्वर्स करते हैं जाके सबके साथ हिंदी में। हम कहीं भी चले जाएं, हिंदी सबको आ रही होती है। अब तो साउथ में भी मोस्टली लोगों को हिंदी आती है, नहीं आती तो एटलीस्ट हमें समझ तो पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस लेके आए जिससे कि फ्रांस जो है वो अपने आप को एक साथ यूनाइटेड फील करे कि हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं, फर्टर्निटी आ गई है, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग भी आ गई है। तो आपने यहाँ पे बेटा, यहाँ क्वेश्चन जो बनता है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी का बनता है कि क्या मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या कलेक्टिव आइडेंटिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली हर बार ये क्वेश्चन आ ही रहा है इन सम और अदर मैनर। तो आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इनको लिखने के लिए। यू कैन एक्सचेंज देम, यूज़ कर सकते हो इन द वे आपको अगर आगे भी किसी और कंट्री के लिए पूछें या ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लें इस चैप्टर से। अब हम आगे चलते हैं। अब ये मेजर्स कौन लेके आया था? बेसिकली नेपोलियन। अब नेपोलियन हो गया यहाँ पे आके थोड़ा ग्रीडी। अब उसने अपना मिशन जो है फर्दर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या कि उसने कहा अच्छा मैंने फ्रांस को तो जो आज़ाद करा ही दिया है, तो मैं बाकी यूरोप को भी आज़ाद कराने वाला हूँ फ्रॉम द डिस्पोटिज्म, यानी किंग की जो एब्सोल्यूट पावर है वहाँ से मैं यूरोप को भी आज़ाद कराने वाला हूँ। ये डिज़ायर जो है वो नेपोलियन की जो डेवलप होनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन फ्रांस में नया नया आया और अचानक से आया और वहीं पे वो बन गया, नहीं। एक बेसिकली क्या हुआ था कि जो फ्रांस, हम थोड़ा मैप के पास चलते हैं ताकि आपको इजीली वहां से समझ आए। देखो जहां फ्रांस में ये आइडियाज जो है डेवलप होना शुरू हुए इन द ईयर 1789, यहाँ पे वॉर शुरू हो गई थी, है ना, रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। तो इसके जितने भी आसपास के एरिया थे, चाहे वो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, चाहे वो रशिया था, चाहे आपका रशिया था, सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसा था जिसके ऊपर नेपोलियन कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी नेवी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो ऐसी नेवी कभी किसी के पास नहीं थी, जिस चक्कर में वो कभी भी इंग्लैंड के ऊपर नेपोलियन कंट्रोल नहीं एस्टेब्लिश कर पाया। पर वो बाकी के यूरोप पे तो उसने बड़े आसानी से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। और सबसे पहले उसने जब अटैक किया तो वो स्पेन पे चला गया, उसने स्पेन के ऊपर अटैक किया। फिर उसने इटली, ये 2 सिसिलीज वगैरह ऑल सब ये इटली है, इटली के ऊपर अटैक किया, इसको भी जीत लिया। तो कॉर्सिका, ये जो आइलैंड है, ये इटली से इसने बाय कर लिया था। तो फ्रांस में उनका क्या इंटरेस्ट शुरू हो गया कि अब हम तो आज़ाद हो ही गए हैं, चलो हम लोग पीछे चलते हैं और यूरोप को भी इस डिस्पोटिज्म से, राजा की पावर से हम आज़ाद करते हैं, हम लोगों को एक नया नोशन बताते हैं। तो मैं आपको मेन पॉइंट क्या बता रही हूँ कि जो नेपोलियन था वो नया नहीं था, वो फ्रांस में बहुत पुराना था। जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने देखा कि इस तरह से फ्रांस में आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो कहीं हमारे तक ना आ जाए, उनकी आंच कहीं हमारे देश पे ना आ जाए, यहाँ पे नेशनलिज्म शुरू ना हो जाए,
तो छोटी छोटी वॉर्स जो हैं वो आसपास के एरियाज हमेशा ही फ्रांस के ऊपर जो हैं वो करते रहे, अटैक करते रहे। तो उन अटैक्स को रोकने के लिए जो उनका एक मेन जनरल था वो कौन था, वो चीफ कौन था, मेन सरदार कौन था जो जाता था, वो था नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन का जो लड़ाई लड़ने का जो स्ट्रैटेजी होती थी ना वो अनबीटेबल थी, उसको कोई हरा नहीं पाया। पर नेपोलियन हारा किससे? इंग्लैंड से। क्योंकि इंग्लैंड को की जो नेवी थी वो इतनी स्ट्रांग थी या इसकी स्ट्रैटेजीज उनके आगे नहीं चल पाई, वो ना ही नेपोलियन को लाइक करते थे। तो अब क्या हुआ, जब ये न्यूज़ फैलनी शुरू हो गई कि हाँ जी देखो फ्रांस में तो आ गया, वहाँ पे तो किंग को उठा के उन्होंने फेंक दिया, एक नया वे शुरू हो गया। तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लब था, वो था जैकोबिन क्लब्स। तो बहुत सारे लोगों ने उस जैकोबिन क्लब्स को जो है ज्वाइन करना शुरू कर दिया और फ्रेंच आर्मीज ने ये वाला जो कैंपेन है अपना स्प्रेड करना शुरू किया। डिफरेंट कंट्रीज की तरफ वो मूव ऑन होना शुरू हो गए, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। याद रखिए यहाँ पे नेपोलियन ग्रीडी हो गया, इसीलिए उसने क्या शुरू किया, लास्ट लाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि फ्रेंच आर्मीज जो हैं वो बिगिन करने लगी, ये कैरी किया आइडियाज को, कहाँ, नेशनलिज्म का, टू अब्रॉड। और नेपोलियन ने बहुत सारी चेंजेस लेके आया, जैसे प्रिविलेजेस बाय बर्थ भी उसने अबॉलिश कर दिए, फिर उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आ गया, फिर राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स, देखो यहाँ पे आपके है ना लिखा हुआ कि बहुत रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस्ड, मैनी रिफॉर्म्स, जो मैंने अभी आपको बोला है कि वो फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका था और अब नेपोलियन जो है वो आगे बढ़ना चाहता था। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि चाहे नेपोलियन ने बहुत नए नए मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया, पर इसमें कोई शक नहीं है कि उसने फ्रांस में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टार्टिंग में उसने किसको अबॉलिश किया? मोनार्की को। तो लोगों ने उसको क्या समझना शुरू किया? मसीहा। मसीहा क्यों? क्योंकि जब भी कोई अटैक करता था, चाहे ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, चाहे प्रूशिया ने अटैक किया, तो वो हर कंडीशन में मसीहा बन के सामने आया और उसने बचा लिया किसको? फ्रांस को। लेकिन अब धीरे धीरे मोनार्की तो चली गई। इसके बाद मोनार्की के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया गया, लेकिन इसकी ग्रिड इतनी ज़्यादा थी कि इसने डेमोक्रेसी को ही डिमोलिश कर दिया और उसकी जगह क्या आ गई? डिक्टेटरशिप। तो अब वो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप में आ गया और डिक्टेटरशिप में वो क्या चाहता था कि अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज कर दे किसी तरह से भी। तो इसके लिए वो यूरोप की तरफ जाना शुरू हुआ। तो अब यहाँ से वो क्या लेके गया? कुछ उसने सिस्टम जो बड़ा ही इफेक्टिव, समझदारी वाले जो उसने अपने सिस्टम्स बनाए थे फ्रांस में, वो लेके गया, जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, या हम बोले नेपोलिक कोड, एक ही बात है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके फीचर्स क्या हैं या क्या पॉइंट्स बोले गए थे। आप ये याद रखिए कि आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जितना आपकी बुक में दिया है सिर्फ उतनी एक्सप्लेनेशन आपकी इनफ होगी, कोई नंबर नहीं काटेंगे क्योंकि और दिया ही नहीं, आप क्या लिखोगे। पर बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है आइडियाज़ को। तो हिस्ट्री जितनी है उतनी ही है, आप उसमें ज़्यादा कुछ ऐड वगैरह नहीं कर सकते हो। तो नेपोलियन ने अपना पॉइंट क्या दिया? अपना सबसे पहले उसने क्या किया, ये देखिए पहला पॉइंट, ऑल प्रिविलेजेस। अगर आपके क्वेश्चन आता है आपको तो बेस्ड ऑन बर्थ उसने ख़त्म कर दिया। सेकेंड पॉइंट, इसको सेंटेंस प्रॉपर बनाएंगे हम पर लिखते हुए, एबॉलिश किया, एस्टैब्लिश किया इक्वालिटी को बिफोर लॉ, यानी कि सारे लोग एक समान है। और फिर उसने थर्ड पॉइंट दिया राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का। और ये आइडियाज उसने कहाँ तक लेके गया? उन एरियाज में जो ऑलरेडी फ्रांस के कंट्रोल के अंडर थे। तो जैसे कि डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, इन जगहों पे हर जगह वो गया और उसने यहाँ पे जाके फोर्थ पॉइंट उसका नेपोलिक कोड का आ रहा है कि उसने सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, कि लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो।
फिफ्थ पॉइंट हम बोल रहे हैं कि उसने क्या एबॉलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। पुरानी फिल्में देखो, ठाकुर होता है, ठाकुर के पास घोड़े, जिसको देखो मारता रहता है, अपने हिसाब से काम करवाता है, तो वो वाला सिस्टम इसने खत्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। अब ये क्या है, सर्फडम मीन स्लेव्स, उनके फील्ड्स में काम कर रहे थे वो। और मेनोरियल ड्यूज का क्या मतलब है, जागीरदारी, यानी फ्यूडल सिस्टम के जो ड्यूज हैं वो कि आपसे आपने कर्जा ले लिया और प्रिंसिपली आप इंटरेस्ट ही दे रह गए और प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं हुआ। इसकी रेफरेंस के लिए पुरानी मूवीज देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। फिर उन्होंने गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव कर दिया। अब गिल्ड्स कौन थे, गिल्ड्स वो लोग होते हैं जो, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन 6 पॉइंट बनाएंगे हम लोग। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जैसे मर्चेंट्स होते थे, तो वो बाहर से अगर कोई आया है तो मर्चेंट्स को किसको कनेक्ट होना है, मर्चेंट्स ने पहले गिल्ड्स के साथ, और गिल्ड आगे काम जो है वो जाके देते थे गिल्ड्स, फाइन। एंड लास्ट पॉइंट, इसने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया। तो ये नेपोली कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इस पेज को आपने किसी हाल में छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है, आराम से याद कर लेना इसको। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ा नेपोलियन, तो लोगों को नया सिस्टम, बिजनेसमैन को, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा सिस्टम है, कि यूनिफॉर्म लॉ है, यानी सबके लिए सेम लॉज हैं, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स का सिस्टम है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ट्रेड करने में पाकिस्तान गई तो उनकी करेंसी यूज़ करूंगी, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गई उनकी करेंसी यूज़ करूंगी, अफगानिस्तान के बाद अगर चलो मैं चाइना आ गई तो उनकी करेंसी यूज़ करूंगी, फिर मैं नेपाल जाऊंगी उनकी करेंसी यूज़ करूंगी, इंडिया आऊंगी अपनी। तो हर जगह का आपको पता है करेंसी का जो वैल्यू है वो भी डिफर करता है। तो कहीं पे ट्रेडर को फ़ायदा हो रहा होगा तो कहीं ट्रेडर को नुकसान हो रहा होगा। तो इसीलिए उनको अच्छा लगा कि हाँ जी चलो कॉमन करेंसी, नेशनल करेंसी एक बन जाएगी, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है अंडर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन भी मूवमेंट इजी कर दी गई, फैसिलिटेट कर दिया गया। ये कुछ नेपोलिक कोड के ही पॉइंट्स हैं कि उसने ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की। लेकिन अब इसके आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, अब वो ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं है कि नेपोलियन ने अगर ये इंट्रोड्यूस करा तो ये सबको ही अच्छा लगने वाला है, नहीं, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनको ये चीज़ पसंद भी नहीं थी। अब अगर हम बात करते हैं तो लोकल पॉपुलेशन जो थी उनका जो रिएक्शंस जो थे फ्रेंच रूल ओवर उनके यहाँ पे वो मिक्स्ड थे, मतलब मिले जुले, कईयों को अच्छा लग रहा था, कईयों को नहीं भी अच्छा लग रहा था। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे कि हॉलैंड, मैप में देखिए यहाँ पे हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऐसे एरियाज हो गए, ब्रुसेल्स हो गया, मिलान, ETC, ऐसे एरियाज में फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया एज अ हारबिंगर्स। हारबिंगर्स मीन्स एक दूत, किस चीज़ के दूत, जो लिबर्टी लेके आ रहे हैं, हारबिंगर्स ऑफ लिबर्टी। किस चीज़ के दूत बन के आ रहे हैं ये फ्रेंच आर्मी हमारे एरियाज में, एक लिबर्टी का आइडिया लेके आ रहे हैं, लिबर्टी के दूत बन के आ रहे हैं। पर जल्दी ही ये सून टर्न इनटू हॉस्टाइल, ये जितना उनका जोश था ना जल्दी ही ये हॉस्टाइल बन गया। क्यों हॉस्टाइल मीन्स कि ये स्लेव बन गया। किसका स्लेव बन गया, बन गया ये कहा गया कि जो नए आइडियाज़ नेपोलियन लेके आ रहा है, न्यू आइडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के, और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं जा सकती। कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको राजा के रूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जो नेपोलियन था ना वो ग्रीडी बन गया था, तभी वो आसपास के एरियाज में मूव कर रहा था, है ना, यही मैंने आपको बताया। तो अब क्या किया, अब वो जहाँ जहाँ गया वहाँ पे टैक्सेस भी इंक्रीज हुए। फिर सेंसरशिप मीन्स हिम्मत नहीं करनी मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोलने की, अगर कोई बोलेगा तो उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। और जो सारे के सारे फ्रेंच आर्मी कोई एक दिन से थोड़ी ना घूम रहे थे। अब तो नेपोलियन जब 1804 में आया उसके बाद से उसको लगा चलो जी एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और चलते हैं, बाकी के एरियाज को अपने अंडर मिलाते हैं और यूरोप को बता के आते हैं कि देखो हम भी राजा को उठा के फेंक सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। तो वो जो कॉन्स्पिरेंसी अब लोगों के अंदर, कब से तो आर्मीज चली जा रही हैं, एक एरिया को कॉन्कर कर दूसरे एरिया में, दूसरे को कॉन्कर कर तीसरे एरिया में, तो वो भी थक चुकी हैं। कईयों को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी उसकी
कि हमें कहाँ कहाँ घुमा रहा है। तो इनके अंदर ही कॉन्स्पिरेंसीज जो है फ्रेंच आर्मीज में शुरू हो गई, क्योंकि थक चुके थे बहुत सारे सैनिक। ये माना जाता है कि अराउंड 40,000 सोल्जर्स को लेके चला था नेपोलियन, लेकिन उसकी ग्रीड इतनी ज़्यादा थी कि वो एंड में सिर्फ 10,000 उसके साथ रह गए थे कुछ थकावट के कारण। और उन 10,000 में भी सारे के सारे इतने कैपेबल नहीं थे कि वो लड़ पाते, कि कुछ बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ बीमार हो गए थे। इसीलिए नेपोलियन जो है वाटरलू में 1815 में हार गया था। तो जब 1815, या आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि वो वाटरलू में हार गया था और यहाँ उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे उसको किसने हरा दिया था? ब्रिटिश की आर्मी ने। तो वो ब्रिटिश के हाथों जो है वो हार गया। तो इसलिए उसकी आर्मी भी बहुत थक चुकी थी, तो कॉन्स्पिरेंसीज उसके अगेंस्ट होना शुरू हो गई थी कि बस अब हमें नहीं चलना, और या हम नहीं तुम्हें लाइक करते और ज़्यादा एक एरिया को ख़त्म, दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। सारा ऑलमोस्ट यूरोप नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था, लीविंग द इंग्लैंड एरिया। और यहाँ पे भी जब बाद में अभी इसको उन्होंने पकड़ लिया था 1805 में, मरा नहीं था वो यहाँ पे। उसकी डेथ कब हुई थी? बाद में हुई थी। वो उन्होंने उसको एक आइलैंड पे उठा के भेज दिया था, वहाँ पे वो कभी अपनी उसने बायोग्राफी भी लिखवाई, ऑटोबायोग्राफी। फिर उसने अपनी कभी बुक्स पढ़ लेता था, कभी कुछ करता था, पर लास्ट में 6 years रहा ये वहाँ पे आफ्टर 1815। तो वहाँ उसको जो है पेट का कैंसर हो गया और उसके बाद नेपोलियन की डेथ हो गई थी। तो ऐसे नेपोलियन जितना पावरफुल लीडर या कोई कह लो कॉन्कर करने के लिए मिलिट्री रूलर आज तक पैदा नहीं हुआ। इसीलिए नेपोलियन को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। कहीं ना कहीं लोग स्टार्टिंग में से खुश बहुत थे, लेकिन बाद में फ्रांस के लोग भी दुखी हो गए कि कितनी तो मेहनत करी हमने, इतना दिमाग लगाया, फिर जाके हम लोग कहीं ने आज़ादी हमने पाई, और उसके बाद क्या हुआ? ये आया भी मसीहा बन के और इसने हमारी डेमोक्रेसी को उठा के उखाड़ फेंका और उसकी जगह डिक्टेटरशिप मेंटेन कर दिया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इससे अच्छा तो हम राजा के नीचे ही रह लेते, वो भी तो यही काम कर रहा था हमारे साथ। तो इसीलिए जो नेपोलियन है उसका रूल जो है वो अनपॉपुलर हो गया इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप। तो एक ये भी रीज़न बना नेपोलियन के हारने का, क्योंकि अब उसकी बस हो चुकी थी। वो 1804 से चला हुआ 1815 तक उसने अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी और बाद में उसको वाटरलू में ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया। तो ये था हमारा फ्रांस का नेशनलिज्म। इसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। टिल देन अपना खूब ध्यान रखिए और सोशल अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।